नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द करियर में। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं जीएस का आज ये तीसरा क्लास है और यहाँ पर हम वही प्रश्न हल कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और यकीनन ये जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, एक चीज और बता देना चाहते हैं कि देखिए, इन प्रश्नों को पढ़ाने का मतलब क्या है, इन प्रश्नों को हल कराने का मतलब यह है, पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको पता चले कि किस प्रकार से आयोग प्रश्न पूछता है ना, किस प्रकार से जो परीक्षा की एजेंसियां हैं वो कैसे कैसे प्रश्न बनाती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क, यहां देखिए गर्म और शुष्क, इस पर ध्यान दीजिएगा। गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु द्रव्यमान का सही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जो रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है, उस पर जो वायु का प्रेशर है उसके लिए कौन सा इसमें से प्रतीक उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए सीपी है, सीए है, सीटी है और एमपी है। यहाँ पर देखिए जो लास्ट के जो वर्ड है दूसरा वाला वो सभी कैपिटल है और यहाँ पे सभी क्या है स्मॉल लेटर में लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड जो गर्म और शुष्क स्थानों को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा है, सीटी है। कौन सा है, सीटी है। देखिए जो वायु बहती है, ठीक है, शुष्क और गर्म होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी होती है, एक गर्म हवा होती है। गर्म हवा को प्रतिनिधित्व करने के लिए सीटी का उपयोग किया जाता है। जो महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय हवाएं जो चलती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीटी का प्रयोग किया जाता है। सी ए जो होता है अलास्का क्षेत्र में जो विकिरण के माध्यम से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, विकिरण टाइप की, कनाडा और अलास्का में, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन सा, सीए। ठीक है, जो दो महत्वपूर्ण थे उसको हमने आपको बताया। ठीक है, सीटी, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सीटी। देखिए अभी प्रश्न बहुत ज्यादा क्या है, ये देखिए ऐसा प्रश्न है जिसको ज्यादातर लोग गलत करेंगे। ठीक है, अगर अभ्यास नहीं है प्रश्नों का तो ज्यादा से ज्यादा बार चांस है कि आप इसको गलत कर देंगे। इसलिए हमने इसको बताया कि इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सीटी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंगल एक फसल उत्सव है जो को समर्पित है। देखिए ये फसल कटाई के समय एक उत्सव मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, वो कहां से संबंधित है। देखिए एक तो पोंगल कैसा है, एक त्योहार है, उत्सव है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है लोगों द्वारा। ये 4 दिन मनाया जाता है, 14 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में इस त्योहार को मनाया जाता है। और पूरे तमिल क्षेत्र में क्या है, तमिल क्षेत्र में ये त्योहार मनाया जाता है। तमिल क्षेत्र में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का क्षेत्र। ठीक है, ये 4 जो क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्रों में तमिल का क्षेत्र जो है, ठीक है, वहां पे मनाया जाता है। और पोंगल सूर्य से संबंधित है। ठीक है, सूर्य से संबंधित है, सूर्य देवता की इसमें पूजा की जाती है, सूर्य से को समर्पित किया जाता है ये त्योहार। ठीक है, अगर हम सरस्वती की बात करें तो आप जानते हैं कि जो बसंत पंचमी का त्योहार होता है वो किससे संबंधित होता है, सरस्वती से संबंधित होता है। ठीक है, तो बसंत पंचमी अगर दे आपसे तो क्या है, सरस्वती। और यहाँ पे पोंगल की बात है तो पोंगल किससे संबंधित है, सूर्य देव से संबंधित है पोंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे कहा जाता है सारनाथ में, अपने 5 शिष्यों को दिया था। महात्मा बुद्ध आप जानते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो उपदेश दिए। ठीक है, उपदेश सबसे पहले उन्होंने 5 लोगों को दिया था। और कहां पे दिया था,
सारनाथ वाराणसी में दिया था, सारनाथ वाराणसी में दिया था, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में, बनारस में दिया था, काशी में, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, देखिए उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। उन्होंने धर्म बल्कि क्या, धम्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन और ऑप्शन दिया है, निरंजना, महानिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण है, ठीक है। इन चारों का हम इन तीनों का भी अर्थ बता देते हैं। निरंजना ये नदी है, नदी जिसके तट पर ज्ञान प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध को जिसके तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई वो निरंजना नदी है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण क्या है, ये महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को, उन्होंने गृह त्यागा था, घर को छोड़ दिया था, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण जो उनकी मृत्यु है, ठीक है, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। बौद्ध धर्म में मृत्यु के, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में। और जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुई थी, लुम्बिनी में, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो महात्मा बुद्ध से समर्पित है तो बहुत सारी बातें। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, क्या दिया, इनका जो ज्ञान है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है इनके ज्ञान को, ठीक है। 4 आर्य सत्य बताए इन्होंने, ठीक, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन है। लेकिन यहाँ महापरिनिर्वाण भी पूछा जा सकता है, महाभिनिष्क्रमण भी पूछा जा सकता है, और निरंजना नदी भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा बोधि वृक्ष भी पूछा जाता है, पीपल का पेड़ जिसके नीचे उन्होंने बैठ करके ज्ञान प्राप्ति की थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए हम इन सारी बातों को आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित से संबंधित है, एनटीए और एसएससी की स्थापना, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना, या एनटीए की स्थापना, या एसएससी की स्थापना। देखिए 315 में साफ तौर पे कहा गया है कि भारत का या भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग होगा, और राज्यों के लिए, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ उत्तर, यूपीएससी। 315 किससे संबंधित है, यूपीएससी और एसपीएससी, ठीक है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट प्रोविजनल जो सर्विस कमीशन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, ठीक है, ये इससे संबंधित है 315, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बोली जाती है, ठीक है। बोडो की बात कर रहा है, क्या असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। देखिए असम में बोली जाती है बोडो। कहां बोली जाती है, असम में बोली जाती है बोडो। बोडो क्या है, देखिए बोडो एक जनजाति है, या कह सकते हैं कि निर्जातीय समूह है, समझ रहे हैं। बोडो एक निर्जातीय समूह है, लेकिन बोडो एक भाषा भी है, और बोडो संविधान के
8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक है ना। इसका मतलब एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है बोडो को। तो बोडो कहां पे बोली जाती है? असम में बोली जाती है। ठीक है, असम में और भी जनजातियां हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, बोडो असम के आसपास लगने वाले क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है, बोडो असम में लगने वाले क्षेत्रों में भी बोली जाती है। असम की और जनजातियां, एक जनजाति है बोडो, उसी के नाम पे भाषा है। ठीक है, या भाषा के नाम पे जनजाति है। ठीक है, और अन्य जनजातियां कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। इनके नाम पर क्या है? हिल्स हैं, है ना, पर्वत है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इससे संबंधित। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई? 1885। 1885 मुंबई में जिसकी स्थापना होती है ना। 1885 में ईस्वी में किसकी स्थापना? कांग्रेस की। कांग्रेस किस, कौन था स्थापन करता? कौन था? ए ओ ह्यूम। ठीक है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहां पे जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी, ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक थियोसोफिस्ट, नारीवादी, प्रवक्ता, लेखिका थी। ठीक है, एनी बेसेंट। इन्होंने तिलक के साथ मिलकर के 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। होम रूल की स्थापना भी की थी। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में, शायद कलकत्ता अधिवेशन में जो है इनको बनाया गया था। ठीक, अगर हम कहें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में बनी थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक, इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है? प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित थी। देखिए, यहाँ पे हम कई बातें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सेम, जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न को फिर से आयोग दोहराए। ठीक है, रिपीट करे। तो हो सकता है कि इस बार जो है पूछा है महिला, तो अगली बार यहाँ पे भारतीय लगा दे। तो जब भारतीय लगा देगा तब तो एनी बेसेंट नहीं है, तब कौन है? सरोजनी नायडू है। ठीक है, सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। यानी सांची स्तूप कहां पर स्थित है? कहने का मतलब यह है भोपाल, ग्वालियर, झांसी या आगरा। आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है सांची का स्तूप, और ये भोपाल में स्थित है। कहां पे स्थित है? भोपाल में। देखिए, स्तूप क्या होते हैं? स्तूप किसी भी मृत व्यक्ति के अवशेषों को जहां पे रखा जाता है उसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, खास करके ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है, महात्मा बुद्ध से जुड़ा है। सांची का स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़ा है, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। ठीक है, सांची का स्तूप एक प्रसिद्ध है। एक धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप ये कहां है? सारनाथ में है। कहां पे है? ये सारनाथ में है। ठीक है, धमेक स्तूप। ये दो स्तूप बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ये दोनों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और ये कहां पे है? भोपाल में है। देखिए,
दो तीन चीजें बौद्ध धर्म में आपको मैं और बता दूं। बौद्ध धर्म में जैसे एक विहार है जो वर्ड आता है, और एक आता है चैत्य। ठीक है, दोनों क्या है? देखिए, चैत्य बेसिकली पूजा घर है जहां पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है चैत्य। और विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु विश्राम करते हैं या रहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो वो विहार है और ये चैत्य है। स्तूप को कभी कभी चैत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। चैत्य और विहार, ये दो बातें हमने बताई। सांची का स्तूप कहां पे है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए एकदम मस्त प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? ठीक है, क्या है? इसके लिए एक याद रखिए, पंगु राज। ठीक है, पद से क्या हो गया? पंजाब, एक हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिससे पाकिस्तान की सीमा लगती है। क्या करती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है ना? पाकिस्तान की ये सीमा लगती है। उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है पंगुराज। इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं। कहा है तो यहां देखिए, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। यहां मैप में देख लीजिए। देखिए, ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है ना, इधर ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान है। ये जम्मू कश्मीर है, दिख ही रहा है, ये जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर ये क्या है? ये पंजाब है। और ये क्या है? राजस्थान है। और ये क्या है? गुजरात है। ठीक है, तो ये है। ठीक, दिख रहा है सामने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? गुजरात, पंजाब और राजस्थान, यानी ए बी सी। ए बी एंड सी। डी तो नहीं है भाई। ए बी एंड सी, डी। ठीक है, डी हरियाणा नहीं है। हरियाणा कहां पे है? हरियाणा ए है, और यहां तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, सूचीबद्ध है। ठीक, 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 22 भाषाएं हैं कौन सी? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं जो है संविधान में क्या है? सूचीबद्ध है। ठीक है, जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सामने से हट जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, जी सैट 31 एक क्या है? जी सैट 31 एक दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, दूरसंचार उपग्रह है, जिसको इसलिए स्पेस में भेजा गया ताकि जो ये क्या करते हैं, संचार वाला जो सिस्टम है वो ठीक ढंग से चल सके। इसके लिए इसको भेजा गया था जी सैट 31 को 2019 में। ठीक है, स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा भेजा गया था। ठीक, तो ये क्या है? जी सैट 31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह है। इसमें कुछ और ज्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक, चलिए, बारडोली से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति का संबंध है? महावीर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक या फिर अरविंदो घोष? देखिए, महावीर तो आप जानते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। और क्या है? महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, फिर गुरु नानक क्या है? सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु हैं।
गुरु नानक और अरविंदो घोष, पांडिचेरी में इनका एक आश्रम है, अरविंदो आश्रम, वहाँ के संस्थापक है अरविंदो घोष। और ठीक है, तो इससे बारडोली से कौन संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली में इन्होंने एक अहिंसक और हिंसक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, अहिंसक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? इन्होंने किया। ठीक है, सरदार पटेल ने। और कब किया? बारडोली, इसे बारडोली सत्याग्रह कहा जाता है, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, कब किया? 1928 में किया। ठीक है, 1928 में। वहीं पर वहां की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। पहले वल्लभ भाई पटेल थे, अब यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी कि हाँ, एक अहिंसक व्यक्ति ऐसा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता है और किसानों को जो है टैक्सेस से छूट दिलवाया या उनकी मांगों को पूरी करवाया इन्होंने। इससे प्रभावित होकर के वहां की महिलाओं